जैसे हम 7वें सप्ताह शुरू करते हैं, अब हम और अधिक उन्नत गतिकी को देखेंगे कि वेवफॉर्म्स दिखा सकता है। उदाहरण के लिए यह पूरा सप्ताह वेव के परावर्तन और संचरण के बारे में क्या कर सकता है। मैं मान लेता हूं कि कुछ वेवफॉर्म है जो कि प्रचालित है, चलो कहते हैं कि बाईं ओर से दूर बाएं हाथ की ओर से और x के बराबर 0 के बराबर है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। मीडियम में परिवर्तन होता है, इसलिए जब वेवफॉर्म इस बाउंड्री तक पहुंचता है तो इसका भाग दूसरे मीडियम में संचरित होगा। तो जब x पॉजिटिव है, x 0 से अधिक दूसरे मीडियम के अनुरूप होगा और इसका एक भाग होगा जो पहले मीडियम में वापस परावर्तित होगा, जो 0 से कम x के संगत होगा। इसलिए x पोजीशन है और चूंकि हम एक डायमेंशनल वेव रूपों से संबंधित हैं, इसलिए तरंग रूपों के निर्माण की गतिकी के बारे में बात करने के लिए ही पर्याप्त है। तो यह मानक परिदृश्य है जो हम के साथ काम करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम वास्तव में अपनी गणना प्रारंभ करने से पहले उदाहरणों को देखें। यदि हम एक मानक उदाहरण अर्थात स्ट्रिंग के बारे में सोचते हैं, यह कह रहे हैं कि आप जानते हैं x 0 के बराबर अचानक स्ट्रिंग के पदार्थ बदल गया है। क्योंकि इन सभी समस्याओं में जहां वेव एक स्ट्रिंग पर लॉन्च की जाती है, मीडियम स्वयं स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के मीडियम में कुछ वेवफॉर्म है जो कि x 0 के बराबर यात्रा कर रहा है। अचानक स्ट्रिंग बदल गई है, इसके संभावित है कि उदाहरण के लिए आप हो सकता है x 0 से कम और 0 से अधिक x के लिए स्ट्रिंग के लिए एक पतली स्ट्रिंग हो सकती है। इसलिए अचानक जब वेव एक भिन्न मीडियम में प्राप्त होती है, जब यह 0 से x से कम 0 से x तक संचरित होती है, तो यह एक समुच्चय है। उदाहरण के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं, उदाहरण के लिए सामान्य रूप से ऐसे विषयों पर चर्चा करनी होगी जो एक मीडियम से दूसरे माध्यम तक गमन करते हैं, अथवा जब ध्वनि तरंगों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करते हैं। अतः ये टिपिकल उदाहरण हैं जब तरंगें दो भिन्न माध्यमों के बीच की बाउंड्री से मिलती हैं और वे एक मीडियम से दूसरे माध्यम और तक यात्रा करते हैं। प्राय यह भी होता है कि ऐसी वस्तु होती है, परावर्तन पहले माध्यम में वापस लौट जाता है। इस कमरे में कुछ भी बात करने के लिए मुझे से निकट के कमरे में सुना गया, क्योंकि वेव ने ध्वनि वेव उत्पन्न की। वे दीवार को हिट करते हैं, इसका एक भाग पारगमित होता है और इसका कुछ भाग वापस परावर्तित होता है, ताकि मैं कह सकता हूं कि माध्यम में एक 0 से कम x के संगत है। स्ट्रिंग की इम्पीडेंस Z1 है और मीडियम में 2x 0 इम्पीडेंसेस से अधिक के तदनुरूप है Z2। तो जब मैं कहता हूं वेव मीडियम से एक माध्यम से जा रहा है, तो यह वास्तव में एक स्ट्रिंग से जा रहा है जो इम्पीडेंस के द्वारा विशेषता है Z1। एक अन्य स्ट्रिंग जिसे इम्पीडेंस Z2 की विशेषता है, इस वेव इक्वेशन के साथ कार्य जारी रहेगी और इन वेव प्रश्नों के समाधान जो y पोजीशन और समय के फलन के रूप में हैं। अब अतिरिक्त जटिलता यह है कि हम एक मीडियम से दूसरे प्रकार के माध्यम से दूसरे प्रकार के माध्यम के लिए जा रहे हैं। तो मुझे इम्पीडेंसेस के इस विचार को फिर से याद है। समस्या यह थी कि मैं एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के दूसरे सिरे पर बाउंड्री कंडीशन पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंत में मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इसे दोलन दे रहा हूं और मैं यह मान रहा हूं कि स्ट्रिंग में एक समान टेंशन है। तो यह दबाव कि मैं यहां इस बिंदु पर उपलब्ध करा रहा हूं, स्ट्रिंग के मीडियम से एक वेव के रूप में संचरित होता है। तो ऐसी स्थिति में हम बलों x पर 0 के बराबर है, तो आप इस आंकड़ा को याद कर सकते हैं। तो x 0 के बराबर है, हमने बलों इक्वेटेड किया है। तो बाहरी दबाव F0 e पावर थी I ओमेगा t
थी और की टेंशन के कंपोनेंट जो कि टी साइन थीटा माइनस से है के बराबर है, जहां थीटा एंगल है कि यह स्ट्रिंग क्षैतिज के साथ बनाता है। अब हम सामान्य रूप से स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के साथ काम करते हैं, इसलिए साइन थीटा लगभग टेन थीटा है, जो डी यू वाई बाय डी यू एक्स है। बस डिस्प्लेसमेंट एक्स के ग्रेडियंट शून्य के बराबर है, तो हम इस व्युत्पन्न के मीडियम से जाना हम इस डी यू वाई द्वारा डो एट एक्स शून्य के बराबर एक्स द्वारा गणना करते हैं, और अंत में हम मानते हैं कि वहाँ एक क्वांटिटी इम्पिडेंस है कि यहाँ शामिल है, और इम्पिडेंस है सरल रो को सी से गुणा किया जाता है जब हम मीडियम को व्यक्त करने के लिए इम्पीडेंस का उपयोग करते हैं तो किस मात्रा में सम्मिलित हैं। एक लीनियर घनत्व है और अन्य फेज वेलोसिटी। एक साथ इन दो राशियां मीडियम फिजिकल इम्पीडेंस को व्यक्त करते हैं, वह रेजिस्टेंस जो मीडियम तरंगों को एक्स पर शून्य के बराबर प्रवाह के लिए प्रदान करता है मेरी बाउंड्री है। तो यह वह बाउंड्री है जहां मीडिया में परिवर्तन होगा। तो शून्य से कम के लिए एक मीडिया है जो Z1 और Z द्वारा पहचाना जाता है सूत्र से एक है जो हमने अभी बनाया है। रो एक C1 रो है एक लीनियर घनत्व है कि मीडियम, और C एक फेज वेलोसिटी है। और इसी प्रकार क्षेत्र में जब x शून्य से अधिक है, मीडिया इम्पीडेंस Z2 द्वारा अभिलक्षित है, जो रो द्वारा दिया जाएगा 2 को फिर से C2 से गुणा किया जाएगा रो 2 दूसरे मीडियम में लीनियर घनत्व है। तो मैं के पास जा रहा हूं, दूर लिफ्ट से एक वेव आ रही है, तो वह मेरी इंसिडेंट वेव होगी। और क्या विभिन्न चीजें हैं जो इस इंसिडेंट वेव कर सकते हैं। यह दूर से बाएं से एक्स पर बाउंड्री शून्य के बराबर है। वहां केवल दो चीजें हैं जो हो सकता है, एक है संचरण हो सकता है, तो वहां एक संचरण वेव हो जाएगा, और एक और संभावना यह है कि परावर्तन हो सकता है। अतः आप एक परावर्तित वेव प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह एक ही मीडियम में परावर्तित होती है तथा इनमें से प्रत्येक वेव परावर्तित एवं संचरित वेव के लिए इनमें से प्रत्येक वेव इक्वेशन के विलयन हैं। अतः हम इन सभी अवयवों के हल लिखने से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि किसी स्ट्रिंग के लिए प्रत्येक अवयव के लिए हल वही मीडियम है जिससे यह सब हो रहा है। हम यह मान लेंगे कि स्ट्रिंग में एक समान टेंशन T है। तो मुझे इंसिडेंट वेव लिखने दो, इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि इंसिडेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट सामान्य रूप से पोजीशन तथा समय का फलन होगा। तो मैं इसे एक के रूप में एक इंटू ई पावर आई ओमेगा टी माइनस के 1 एक्स लिखने में सक्षम होना चाहिए। इसी प्रकार मैं परावर्तित वेव के लिए भी लिख सकता हूं जो वाई आर है, फिर से पोजीशन और समय का फंक्शन। तो परावर्तित वेव के मामले में यह विपरीत दिशा में चला जाता है, इसलिए एक्स के चिन्ह को परिवर्तित करने के लिए, जो कि इसलिए है कि मैं ओमेगा प्लस के एक्स में है, ताकि स्पष्ट रूप से मुझे बताता है कि एक वेव से दाईं ओर जाने वाली है, और ये सब मीडियम में हो रहे हैं एक एक्स शून्य से कम के लिए संगत। तो अब मुझे भी के लिए हल लिखने दो, संचारित वेव जो पोजीशन और समय के सामान्य फलन के रूप में होगा। अब आप देखेंगे कि मैंने परावर्तित तथा संचरित वेव के लिए आपतित होने वाली इंसिडेंट के लिए ओमेगा के समान मान का उपयोग किया है, परंतु मैं वेव संख्या के एक तथा के प्रथम मीडियम के लिए एक और के दो दूसरे मीडियम के लिए विभिन्न मानों का उपयोग करता हूं। इसलिए आपको याद रखना चाहिए, इस का विचार है कि ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बाउंड्री के आर पार भी नहीं होगी, एक ही रहने जा रहा है। अतः युग्मित सिस्टम के रूप में ओमेगा आपके सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी की तरह है, तो फेज वेलोसिटी उदाहरण के लिए बदल नहीं जा रहा है, जो मैं सी द्वारा इंगित कर सकता हूं, एक के द्वारा ओमेगा होगा। तो यदि आप मीडियम में हैं, एक
दोनों इंसिडेंट और परावर्तित वेव समान फेज वेलोसिटी होगा, केवल इसलिए कि ओमेगा समान है और के भी एक है। परावर्तित वेव के लिए दोनों के लिए एक ही है, फेज वेलोसिटी भिन्न मान होगा, तो यह C2 होगा जो ओमेगा बाय के 2 है। तो मुझे वापस जाना और इन बातों यहाँ लिखने हमारे आंकड़ा में। तो यह y है और यह yr परावर्तित वेव है और यह yt है जो संचारित वेव है। हमें कुछ बाउंड्री स्थितियों में रखने की आवश्यकता है जो कि x 0 से कम होता है। क्या होता है पर क्या होता है, x 0 से अधिक होता है। इसलिए जब आप ऐसे ही कुछ घटित होते हैं जहां वेव एक मीडिया से दूसरे मीडिया तक जाती है, आप अचानक डिस्प्लेसमेंट नहीं देख पाते हैं, मान में परिवर्तन, केवल इसलिए कि इसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बदला जाता है। हमारी पहली बाउंड्री स्थितियों में से एक को बाउंड्री के पार डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, के बीच का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यह कहना कि डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री पर बंद नहीं किया जा सकता। आप वेव का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिग्रेशन हो सकता है जो आने वाला है और अचानक दूसरी ओर एक विशाल डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न करता है जो शारीरिक रूप से नहीं हो सकता है, जो कि दूसरी स्थिति के लिए साध्य नहीं है, जिसे गतिकीय स्थिति कहते हैं, अर्थात स्थानांतरण बल जो t द्वारा ग्रेडियंट में दिया जाता है डो y से डो x तक संतत होना चाहिए। तो हमारे पास भौतिक सिस्टम है कि वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए सेटअप है, पाथ ट्रांसमिशन, पार्ट रिफ्लेक्शन है, और हमने उन सभी घटकों में से प्रत्येक के विलयन नीचे लिखे। आप प्रत्येक मीडिया को विशेषता देते हैं, आपने समाधान को नीचे लिखा। अब उन्हें एक साथ लाने के लिए हमें एक अर्थ में सामान्यता के बिंदु की आवश्यकता होती है और यह बाउंड्री स्थितियों द्वारा प्रदान की जाती है। तो दोनों बाउंड्री परिस्थितियों शारीरिक रूप से प्रेरित के बाउंड्री के आर पार विस्थापन असंयोजित नहीं होना चाहिए। अतः हमने एक शर्त रखी कि डिस्प्लेसमेंट संतत होना चाहिए तथा स्थानांतरण फोर्स को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह नेट फोर्स है तो यह फोर्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उस स्थिति से बचते हैं और हमने ऐसी शर्त रखी है कि बल का स्थानांतरण कांस्टेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने समीकरणों पर इन शर्तों को लागू करने के लिए स्थापित कर रहे हैं। तो पहले इसका कहना है कि डिस्प्लेसमेंट से मिला दिया जाना चाहिए जो निम्नलिखित है। तो मुझे बस एक x को इन समीकरणों में 0 के बराबर रखने की आवश्यकता है और जैसा कि आप देख सकते हैं यह मुझे एक पावर देगा ओमेगा टी प्लस 1 2 बार ई पावर, अर्थात ओमेगा टी बी गुना ई पावर के बराबर है। और बेशक ई पावर आए ओमेगा टी रद्द किया जा सकता है कि यह कहने का एक तरीका है कि आए ओमेगा टी 0 नहीं जा सकता है, इसलिए यह सच होना चाहिए कि 1 प्लस 1 2 माइनस के बराबर होना चाहिए, जो बराबर है कि 1 1 प्लस 1 2 b के बराबर है। तो यह आने वाली वेव के एम्पलीट्यूड्स को परावर्तित वेव तथा संचरित वेव को जोड़ता है ताकि पहले बाउंड्री कंडीशन में डाल के परिणाम है। तो मैं पहली बाउंड्री कंडीशन में डाल दिया है। अब हम द्वितीय बाउंड्री कंडीशन का उपयोग करते हैं, अर्थात बल ट्रांसवर्स फोर्स बाउंड्री पर संतत होना चाहिए, जिसका अर्थ है x 0 के बराबर। मैं इस शर्त को हाँ सर को फिर से व्यक्त कर सकता हूँ क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं yi yr और yt। मुझे बस इन तीनों को x के सापेक्ष अंतर करने की आवश्यकता है और निम्नलिखित एक्सप्रेशन प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो मैं मेरे सामने पूर्ण एक्सप्रेशन है। अब बस एक विभेदन की जरूरत है x करने के लिए, किया जा करने के लिए एक सब्स्टिट्यूट। अब हम सिर्फ x के बराबर 0 के लिए प्रतिस्थापित करने की जरूरत है। तो यह फिर से सेकेंड एक्सप्रेशन है कि हम है जो फिर से 1 1 2 और v को जोड़ता है और वहां भी के 1 के 2 शामिल है। अब यदि आप इस बात को देखें कि इसमें अज्ञात क्या है,
है तो तीन क्वांटिटी हैं, एक दो और बी, परंतु हमारे पास केवल दो समीकरण हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि हमें केवल दो समीकरणों से सारे अज्ञातों को ज्ञात करना होगा। IT इसका एक अर्थ में सच है, लेकिन हम वास्तव में सभी तीन राशियों पर्याप्त पता करने की जरूरत नहीं है। यदि हम इन क्वांटिटी में से प्रत्येक को के सापेक्ष अनुपात के रूप में जानते हैं तो अब मुझे इन दोनों समीकरणों को लिखने दो उस रूप में। तो मेरे पास 1 प्लस 1 2 बी के बराबर था, यह होगा यह 1 प्लस 1 2 1 द्वारा 1 के रूप में लिखा जा सकता है, जो b बाय 1 के बराबर है। इक्वेशन का एक सेकंड है कि माइनस के 1 1 प्लस के 1 2 माइनस के 2 इंटू v के बराबर है, और इससे मुझे माइनस के 1 प्लस के 1 गुणा ए 2 बटा 1 मिलेगा, जो कि माइनस के 2 गुणा b बटा 1 के बराबर है। इसलिए इन दोनों इक्वेशन को फिलहाल के लिए अलग रखेंगे। हम वापस इस करने के लिए आ जाएगा, लेकिन मुझे इस दूसरे इक्वेशन पर एक पल के लिए ध्यान देने दें। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इम्पीडेंसेस Z1 और Z2 का परिचय देना चाहता हूं। तो आप याद होगा कि हम इम्पीडेंस Z मीडियम के लक्षण कहते हैं। तो कहीं इस इक्वेशन में इम्पीडेंसेस को प्रवेश करना होगा। तो वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, वापस जाओ और जो था जो हम वास्तव में इस इक्वेशन से बंद रद्द किया गया था सम्मिलित करें। तो मुझे इस इक्वेशन को फिर से लिखना है, कुछ भिन्न। इसलिए मैं की से गुणा करने जा रहा हूं, जो स्ट्रिंग में एक समान टेंशन है, और यह के 1 के स्थान पर ओमेगा का स्थान C1 और के 2 के स्थान पर ओमेगा को C2 से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो Z1 Z2 अन्य मीडिया में इम्पीडेंसेस, अब मैं पूरे समय ओमेगा रद्द कर सकता है और इसे थोड़ा अलग तरह से फिर से लिखो। मैं Z1 कॉमन ले सकता हूं ताकि A2 माइनस A1 माइनस Z2 इंटू बी के बराबर है। तो अब मैं फिर से एक विभाजित है, जिसमें इस इक्वेशन में एक Z1 माइनस C1 A2 ऐसे A1 इंटू 2 Z इंटू बी बाय 1। अब मैं इस इक्वेशन है और दूसरी शर्त से मैं इस समीकरण इस बिंदु से है, मैं बस एक और बी द्वारा एक करके दो के लिए हल करने की जरूरत है। इन परिणामों पर ध्यान देने वाली एक बात यह है कि यह अनुपात 1 द्वारा 1 है, जो ट्रांसमिशन गुणक है, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बी है। दोनों ओमेगा से स्वतंत्र हैं। यह मैटर नहीं करता कि आपकी सामान्य फ्रीक्वेंसी क्या है। यदि दूसरे मीडियम का रेजिस्टेंस विशाल हो तो क्या होगा, जो यह कहने के बराबर है कि दूसरे मीडियम की बाधाओं अत्यंत बड़ी है। तो अपने अंतर्ज्ञान आपको बताना चाहिए कि यदि इसके लिए बड़ी बाधाओं देने के लिए जा रहा है तो वेव दूसरे मीडियम में से होकर गुजर नहीं करने के लिए सक्षम होना चाहिए। हमें जांच करने की जरूरत है अगर सही फॉर्मूलस से बाहर आ रहा है। तो यहाँ अगर मैं वापस इस सूत्र जो B1 द्वारा 1 है करने के लिए जाना ट्रांसमिशन गुणक, अगर मैं न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर को Z2 द्वारा विभाजित करता हूँ तो मेरे पास होगा तो B विभाजित A1 2 Z1 द्वारा Z1 प्लस Z2 होगा। मुझे पूरे को Z2 द्वारा विभाजित करने दो तो मेरे पास होगा 2 इंटू Z1 द्वारा Z2 विभाजित Z1 द्वारा Z2 प्लस 1। पता है अगर आप बाउंड्री Z अनंत करने के लिए जा रहा है, मुझे न्यूमैरेटर में 0 मिलेगा।
और Z1 द्वारा Z2 0 प्लस 1 होगा तो मुझे 0 द्वारा 1 जो 0 के बराबर है प्राप्त होगा, तो कि मुझे बताता है कि ट्रांसमिशन गुणक 0 Z2 अनंत है। यह बहुत प्रकार हमारी अंतर्ज्ञान से सहमत है कि वहाँ एक संचरण वेव होनी चाहिए यदि दूसरा मीडियम अनंत बाधाओं Z2 अनंत पर अनंत इम्पीडेंस प्रदान करता है। यह एक सरल अभ्यास है, बस Z2 अंश में विभाजित और डिनोमिनेटर में 1 2 से 1 1 आपको देगा। चलो कहते हैं Z1 माइनस से 2 से Z1 प्लस Z2, और अगर मैं Z2 से विभाजित करूं तो वो होगा 0 माइनस 1 विभाजित 0 प्लस 1, और वो मुझे माइनस 1 देगा। तो ये 2 माइनस 1 के बराबर है। अतः 2 परावर्तित एम्पलीट्यूड हैं तथा एक आने वाली वेव का एम्पलीट्यूड है, अतः यहाँ कोई भी संचरण नहीं होता है, प्रत्येक वस्तु परावर्तित होती है तथा जब ऐसा परावर्तन होता है तो पाई में एक मुख परिवर्तन होता है जिससे हम यहाँ इस समस्या में देखते हैं। इसलिए संपूर्ण वेव परावर्तित होती है। जब Z अनंत पर प्रवृत्त होता है तब कोई भी संचरित नहीं होता। और है एक और कि माइनस है। उदाहरण के लिए यह मेरी बाउंड्री x बराबर 0 है और मैं एक मनमाने आर्बिट्रेरी वेव पैकेट कुछ है कि इस जो इस दिशा में जा रहा है की तरह लग रहा है कि मेरी इंसिडेंट लहर है, और जब यह बाउंड्री को हिट करता है, यदि मान लें कि Z2 अनंत और Z1 इम्पीडेंस, क्या हम देखेंगे कि का कुछ मान है तो इस वेव के भाग पहले से ही परावर्तित किया गया है और यह एक माइनस चिन्ह के साथ बाहर आता है, और के बाद यह बाउंड्री के साथ बातचीत की है वेव इस की तरह कुछ लग जाएगा और यह इस दिशा में यात्रा हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ बनाया है क्या होता है जब यह बाउंड्री के साथ बातचीत और यह सब हो गया के बाद लंबे समय के लिए होता है, आप देखेंगे कि केवल एक बाहर जाने वाली वेव है जो कि वास्तव में आने वाली वेव की तरह है, परंतु एम्पलीट्यूड की ज्या में परिवर्तन हो गया है। इसलिए ऐसा होता है यदि Z2 अनंत है। यदि Z2 अनंत नहीं था तो इस वेव के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्र में चला जाता। दूसरे शब्दों में चित्र इस प्रकार कुछ बनाया गया है। यह मेरी आने वाली वेव है और शायद जब यह बाउंड्री से अन्योन्य क्रिया करता है तो एक भाग है जो से अधिक पर एक भिन्न एम्पलीट्यूड और इस तरह के भाग के साथ पार हो गया है। तो यहाँ छोटे एम्पलीट्यूड वेव और हो जाएगा यहाँ एक और छोटा एम्पलीट्यूड वेव। इस बाउंड्री से जब तक यह अन्योन्य क्रिया करता है तब यहाँ एक भाग है जो इस दिशा में गतिमान रहेगा और तब यह वेव को संभवतः छोटे एम्पलीट्यूड वाले संचरित किया जाएगा, और एक और जो परावर्तित है संभवतः इंसिडेंट से छोटा जो इस दिशा में गति कर रहा है।